प्रिय छात्रों सभी को नमस्कार। अब हम भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का जो दूसरा भाग है उसे समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप सब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने अपनी बस्तियां पश्चिमी समुद्री तट गोवा दमन दीव में स्थापित की और वहीं पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। कोठी या फैक्ट्री यानी फैक्ट्री जो है उसी को कोठी कहा गया है। यहाँ पर फैक्ट्री का शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से था। फैक्टर शब्द का अर्थ होता है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट, जिन्हें कोठी में कार्य करते हुए उन्हें फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए जो सैनिक रखे जाते थे वे उन कोठियों की, उन फैक्ट्रियों की सुरक्षा करते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। सशस्त्र सैनिक का तात्पर्य है जो आयुध सहित रहते थे, जिनके हाथ में बंदूकें होती थी, जिससे कोई उनको नुकसान न पहुंचा सके उनकी कोठियों को। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि के व्यापारी जल मार्ग से भारत आए। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात भी नहीं सोची थी। भारत के जो राज्य थे, जो राजा थे, वे अपने राज्य की सीमाओं तक सीमित रहते थे। उन्होंने कभी भी समुद्री सेना के बारे में विचार ही नहीं किया था। जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे उन राजाओं ने भी इस पर विचार नहीं किया। इस कारण से जो विदेशी व्यापारी आए उनके साथ में सेना भी होती थी। वे अपने व्यापार करते थे और सेना उनकी सुरक्षा करती थी। हॉलैंड निवासियों ने जो डच कहलाए थे, कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम तथा चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंदनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना और कलकत्ता के कासिम बाजार आदि पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी यूरोपीय पुर्तगालियों के हाथों से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। यानी बाद में जो भी यूरोपीय लोग व्यापार करने आए वे पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने का प्रयास करते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीदें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दामों पर बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। उन्होंने पाया कि सूरत, मछलीपट्टनम, जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता था वो महंगा मिलता था। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे व्यापारी से माल खरीदने लगे। व्यापारी और कारीगरों से माल खरीदते थे ताकि उनको सस्ता मिल सके। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं रहा, क्योंकि डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली व्यापार की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, व्यापारिक दृष्टि से हो या सैनिक दृष्टि से, लगे रहते थे।
इस कारण से धीरे धीरे करके पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी अंग्रेज़ों की अपेक्षा कमज़ोर होते गए और थोड़े थोड़े क्षेत्रों में सिमट गए। विदेशी कंपनियों के व्यापार में लाभ के लिए, यानी विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड व भेद की नीति अपनाई। साम अर्थात उन्होंने राजाओं और बादशाहों के पास जाकर अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए वे खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं से उनको अधिकार प्राप्त हुआ। उस अधिकार पत्र को फरमान कहा जाता था। उस फरमान के माध्यम से बिना चुंगी दिए, बिना टैक्स के ही वे व्यापार करते थे। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की, यानी अनेक प्रकार से उन्हें प्रलोभन, पुरस्कार, उपहार आदि देते थे। राजा इससे प्रसन्न होकर के उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। इसी तरह से मुगल शासक जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ राजदूत था। उसके बाद सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया और उसने मुगल दरबार में जहांगीर की शान शौकत देखी तो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेज़ी दास्तानें भेंट किए और ब्रिटेन में प्रयोग की जाने वाली बग्घी भेंट की, जिससे बादशाह प्रसन्न हुआ। इस प्रकार से अंग्रेज़ों को भारत में मुगल शासकों से, देसी राजाओं से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और छूट प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों से मिलने वाली अनेक धमकियों का भी असर हुआ। चूँकि भारतीय राजाओं के जो जहाज़ थे वो समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, उन व्यापारिक जहाज़ों को ये अंग्रेजी व्यापारी अपनी नौसेना के माध्यम से उन्हें डुबाने का, उन्हें लूटने की धमकी दे करके समुद्र तटीय राजाओं से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी लेते थे। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत भी थी। इस कारण से अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच कहते थे कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उनको हम लूटेंगे भी और समुद्र में डुबा देंगे। इस कारण से इन नीतियों का फ़ायदा उठा करके यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई बार टैक्स न देने की छूट भी मिली। ज़मीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनाए। इस प्रकार से भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने चारों ओर से अपना व्यापारिक अधिकार स्थापित किया। इस चैप्टर में कुछ अलग से दिया हुआ, जिसे कहा गया और भी जानिए। इसके सिवा क्या है, यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए करते थे, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रहता था। दूसरा, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन। भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या, संसाधनों की तुलना में भी कम था। यानी इतने बड़े देश जो थे, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, जो उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र के बराबर भी नहीं थे जितनी जनसंख्या भारत में, लेकिन ये देश भारत से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसके बावजूद वे यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए हैं। तीसरा है पॉइंट, जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस एवं बंदूक आदि बनाए जाते हैं, उस समय हमारे देश में शासक इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ और अपरिचित थे। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की,
इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते हैं। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों ने स्थापित किया था। 7वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। यानी 7वीं शताब्दी में लंदन तथा एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण देश बने। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपीय यूनियन में संगठित हो गए और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर वो सामने आए, क्योंकि अब वो एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं, जिस कारण से वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त हैं। इस प्रकार ये अध्याय आपका समाप्त है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर इस प्रकार हैं। विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यापार करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाई, जिसके द्वारा वह अपनी व्यापारिक शक्ति को बढ़ाने में सफल हुए। अगला है फरमान किसे कहते हैं? ये किसके द्वारा जारी किया जाता था? फरमान एक प्रकार का अधिकार पत्र था जिसे हम फरमान कहते हैं। उसे देसी राजाओं व नवाबों द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को प्रदान किया जाता था, जिसके द्वारा उन्हें शुल्क न देने की छूट प्राप्त होती थी। अगला है क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस राजदूत बनकर किस मुगल बादशाह के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस एक अंग्रेज राजदूत था। वह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में भारत आया। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो व्यापारिक कंपनी का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर होती थी। सभी हिस्सेदार अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लाभ में उनका समान अधिकार होता था, अर्थात लाभ में वे आपस में समान अधिकार से पूंजी को बांटते थे। इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ। इसे ठीक प्रकार से पढ़ना, समझना, प्रश्नों को के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखना, जो भविष्य में परीक्षा काल में आपके काम आएंगे। अब हम पाठ की पूरी तरीके से आपकी मोबाइल पर आ जाएगा। उस पाठ को ठीक प्रकार से भली बात पढ़ना और उसके उत्तर को ठीक प्रकार से देना तथा अपनी ओर से छोटे छोटे लघु उत्तरों को बनाना, और साथ में एक मानचित्र भी है। उस मानचित्र के अनुसार उन व्यापारिक कंपनियों को दर्शाना है जो भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करती हैं। धन्यवाद। लो माना